चैप्टर 1 बिगिनिंग। कभी कभी हमें प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए और बस चालू कर देना चाहिए। हमारा मेन एनिमी रेजिस्टेंस है। उसे थोड़ा भी टाइम मिला तो वो आपको रोक सकता है। अच्छी चीजें उन्हीं के साथ होती हैं जो रेडी होने से पहले ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तब हम पूरी एनर्जी के साथ होते हैं। और एक बार चालू कर दिया तो जिस करेज से चालू किया है वही और ज्यादा करेज पैदा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक कोई कमिट नहीं करता तब तक वो कंफ्यूज्ड होता है और उसके पास पीछे हटने का चांस होता है, इसलिए वो इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। पर अगर आप पूरी हिम्मत के साथ कमिट करेंगे और बस चालू कर देंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। हिम्मत में पावर, मैजिक और जीनियस है, इसलिए हिम्मत दिखाओ और चालू कर दो। रिसर्च डाइट। अगर आप कुछ भी चालू करने से पहले रिसर्च करना चाहते हो तो ऑथर कहते हैं कि आपको उसके लिए भी एक रिसर्च डाइट करना होगा, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट पे 3 बुक्स से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। कुछ भी अंडरलाइन, हाईलाइट नहीं करना है। आपको ज्यादा थिंकिंग और टॉकिंग भी नहीं करनी है। आइडियाज को अपने आप आने दो। रिसर्च करना रेजिस्टेंस भी बन सकता है, क्योंकि आपको काम करना है, ना कि काम के लिए सिर्फ प्रिपेयर करते रहना है। ऑथर हमें कहते हैं कि हमें कुछ भी शुरू करने से पहले 2 थॉट्स याद रखने हैं। स्टे प्रिमिटिव। कोई भी क्रिएटिव एक्ट प्रिमिटिव होता है, यानी कि वो ऐसे ही आराम से क्रिएट नहीं होता। वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है और उसकी स्टार्टिंग एक अलग और ओरिजिनल काइंड की होनी चाहिए। वो एक नई चीज का सबसे पहला हिस्सा होना चाहिए। बेबीज भी ब्लड और बहुत केओस में पैदा होते हैं और स्टार्स एंड गैलेक्सीज भी बहुत बड़े धमाके से ही आते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपकी क्रिएटिव चीज की शुरुआत एक रेडी मॉडर्न तरीके से होगी, बल्कि उसकी शुरुआत थोड़ी मुश्किलों के साथ ही होगी। और आर्टिस्ट्स और इनोवेटर्स को ऐसी शुरुआत को एक्सेप्ट करना होगा और उसके साथ कंफर्टेबल बनना होगा। स्विंग फॉर द सीट्स। ऑथर जब न्यूयॉर्क में अपना एडवर्टाइजिंग का पहला जॉब किया करते थे, तब उनका काम था अपने बॉस को आइडियाज देना, पर उनके आइडियाज इतने छोटे होते थे कि उनके बॉस गुस्से में उन्हें और भी ज्यादा आइडियाज सोचने को बोलते थे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको ग्रेट चीजें करनी है तो आप छोटी चीजों के साथ शुरुआत नहीं कर सकते। अगर क्रिकेट के सुपर ओवर की शुरुआत एक सिक्सर के साथ हो तो आगे मजा आ जाएगा। वैसे ही आप भी पूरी पावर के साथ आपका काम चालू करो। आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि स्विंग फॉर द सीट्स, यानी कि बैट को इस तरह से स्विंग करो कि बॉल स्टेडियम की सीट्स तक जाए। करेक्ट आउटलाइनिंग। एक दिन ऑथर अपने मेंटोर के साथ लंच कर रहे थे, जो एक राइटर और डॉक्यूमेंट्री मेकर थे। वो उस लंच के दौरान एक येलो फूल्स का पेपर पर कुछ नोट्स बना रहे थे। तब उन्होंने कहा, स्टीव, गॉड ने एक येलो फूल्स कैप एग्जैक्टली उतने ही लेंथ का बनाया है जिसमें एक पूरी नॉवल का आउटलाइन फिट हो जाए। अब वो कहना क्या चाहते थे? उनके इस कहने का मतलब था कि ओवरथिंक मत करो, ओवर प्रिपेयर मत करो, रिसर्च को रेजिस्टेंस मत बनने दो। अगर आप एक बुक लिख रहे हो तो अपनी बुक के कैरेक्टर्स की फैमिली हिस्ट्री बनाते बनाते 1000 पेजेस लिखते लिखते 6 महीने मत गवाओ। जल्द से जल्द अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से आउटलाइन बना दो। अपने आप को ऐसा डिसिप्लिन करो कि आप अपनी स्टोरी या बिजनेस आइडिया की आउटलाइन एक सिंगल पेज में पूरा का पूरा लिख सकते हो। ये आसान नहीं होगा, इसलिए आगे की बातें हमें हेल्प करेंगी। 3 एक्ट स्ट्रक्चर। अपने फूल्स कैप शीट को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। स्क्रीन राइटर्स भी ऐसे ही करते हैं। वो एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3 बनाते हैं। द वियतनाम मेमोरियल। वियतनाम मेमोरियल एक यूएस नेशनल मेमोरियल है जो वॉशिंगटन डीसी में है। ये उन यूएस आर्म्ड फोर्सेस को ऑनर करने के लिए बनाया गया है जो वियतनाम वॉर में लड़े थे। अब हम देखेंगे कि इस मेमोरियल को बनाने का आइडिया कैसे 3 एक्ट्स में बनाया गया था, जो कि फूल्स कैप के एक शीट में फिट होता है। एक वॉल जिनमें उन शहीद हुए लोगों के नाम होंगे। ये नाम उनके डेथ के डेट्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे। ये वॉल ग्राउंड पे एक वी शेप में होगी, जो एक शैलो एंड से एक्सटेंड होके डीप एंड तक जाएगी। विजिटर्स वॉल को देखने आएंगे और यहाँ पे उन्हें रोकने के लिए कोई बैरियर नहीं होंगे और वो विजिटर्स उन लोगों के नाम छू सकेंगे जिनको ऑनर करने के लिए ये वॉल बनाई गई थी। और ये विजिटर्स अपने लव या ऑनर के टोकन्स उस वॉल के बेस पर रख सकते हैं। अपने स्टार्टिंग स्टेज पे आर्टिस्ट अपने इंस्टिंक्ट से काम करती है। वो खुद से पूछती है कि उसे क्या सही लगता है,
उसे क्या पसंद है, और आंसर मिलने के बाद वो खुद से पूछती है कि क्या ये उसका प्योर विजन है, क्या वो इसे अपने आने वाले सालों का टाइम दे सकती है। यही कुछ क्वेश्चंस थे जो शुरुआत में माया लिन को पूछने और आंसर करने थे। माया लिन इस वियतनाम मेमोरियल की आर्किटेक्ट है। इन 3 एक्ट्स में माया लिन ने अपने डिजाइन को अच्छे से एनालाइज किया, अपना पूरा दिमाग लगाया, और उसने ये भी सोचा कि उसके डिजाइन के कौन से पार्ट्स लोगों के लिए इमोशन पैदा करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्रेट चीजें एक फुल स्कैप पर फिट होने वाले आउटलाइन से भी बन सकती हैं। आपको सिर्फ खुद से पूछना है कि क्या आप अपने आइडिया को पसंद करते हैं, क्या ये आपके इंस्टिंक्ट को सही लगता है, क्या आप उसके लिए खून पसीना एक कर दोगे। फेसबुक के आइडिया के 3 एक्ट्स, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस पे कोई भी अपने खुद का पेज फ्रीली बना सकता है। हर पेज का ओनर डिसाइड करेगा कि किस किस को अपने पेज का एक्सेस देना है। इसकी वजह से एक वर्ल्ड वाइड फ्रेंड्स की कम्युनिटी बन जाएगी जो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेट या वर्चुअली कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि आपको पहले अपने आइडिया को लिखना होगा। आपका आइडिया कैसा भी हो, उसकी आउटलाइन लिख दो। आप उसे बाद में आराम से मॉडिफाई कर सकते हो। तो अभी आपको लग रहा होगा कि आप लिखना चालू कैसे करोगे। तो आपको सबसे पहले एंड से शुरुआत करनी है। ऑथर कहते हैं कि स्क्रीन राइटर्स भी यही ट्रिक यूज करते हैं। यानी अगर आप एक मूवी लिख रहे हो तो पहले क्लाइमैक्स सॉल्व करो। अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो उस एक्सपीरियंस के साथ शुरुआत करो जो आप अपने कस्टमर्स को देना चाहते हो जब वो आपका डाइनर एंटर करेगी। बेसिकली आपको फिगर आउट करना है कि आपको कहां जाना है और फिर उसके एंड से शुरुआत करके बैकवर्ड्स आओ। अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि मैं कहां जाना चाहता हूं, वही मुझे नहीं पता, तो क्या करें। तो आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि मेरा प्रोजेक्ट किस लिए बन रहा है। उसके थीम के साथ शुरू करो। आपकी मूवी हो या एल्बम हो या नया स्टार्टअप हो, आपको बस सोचना है कि उसका थीम क्या है, वो किस लिए बन रहा है, और इसके बाद आपको अपनी एंड स्टेट पता चल जाएगी और आपको वहां जाने के स्टेप्स पता चल जाएंगे। मोबी डिक। मोबी डिक एक 1851 में लिखी गई नॉवल है। इस बुक में इशामेल नाम का सेलर नरेटर है जो हमें एक अहाब नाम के शिप कैप्टन की स्टोरी बताता है। उसके शिप का नाम पीकोड है और अहाब इस शिप को लेके मोबी डिक नाम की एक बड़ी व्हाइट वेल से रिवेंज लेने जाता है। इस वेल ने एक पिछले ट्रैवल के दौरान अहाब का एक लेग खा लिया था और ये बुक हमें बताती है कि अहाब की मोबी डिक के साथ रिवेंज स्टोरी कैसी है। ये बुक बहुत ही फेमस है। तो अब हम देखते हैं कि मोबी डिक की स्टोरी कैसे एक सिंगल शीट पे एंड से शुरू करके बन सकती है। बेसिकली मोबी डिक किस बारे में है? ये एक ह्यूमन और नेचर के बनाए हुए डरावने क्रीचर के बारे में है जो कि एक मॉन्स्टर यानी कि एक व्हाइट वेल है। अब कैरेक्टर्स पता चल गए। अब आगे एक मॉर्टल आदमी एक मॉन्स्टर के साथ चैलेंज लेने जाएगा। ये आदमी खुद भी डरावना होगा, ऑब्सेस्ड होगा, एरोगेंट होगा, जिसका नाम होगा अहाब। हमें हमारी थीम मालूम है, यानी कि अब मालूम है कि मोबी डिक किस बारे में होगी। तो आगे अब हमें अपना क्लाइमैक्स भी पता चलेगा। अहाब उस व्हाइट वेल को हथियारों के साथ मारने की कोशिश करता रहेगा जब तक वो मर न जाए। इस क्लाइमैक्स की बजाय दूसरा कोई क्लाइमैक्स पॉसिबल नहीं है। अब हमारा एक्ट 3 बन गया है। अब हमारे पास हमारा एंड है। अब आगे हमें अपने बिगिनिंग और मिडिल पार्ट के बारे में सोचना है। हमें अपने क्लाइमैक्स को अच्छे से सेट करना है और उसे मैक्सिमम इमोशन और इम्पैक्ट के साथ लोड करना है। यानी कि हमें अपने लीड कैरेक्टर और अपोनेंट कैरेक्टर दोनों को एस्टैब्लिश करना है। रीडर को ये क्लियर करा के देना है कि ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं और उनका कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। बिगिनिंग। इशामेल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, एक ह्यूमन जिसने इस ट्रेजेडी को विटनेस किया है। एक बार हमारे पास इशामेल आ गया, हमारे पास हमारा स्टार्ट और फाइनल फिनिश आ गया है। जब वो वेल पीकोड शिप और उस पे मौजूद सारे क्रू को डिस्ट्रॉय करती है और अहाब को भी अपनी मौत तक पहुंचाती है। इशामेल बच जाता है। इतनी सारी तबाही होने के बाद भी वो एक लोन सर्वाइवर है जो ये टेल बताएगा। अब आपको आइडिया आ ही गया होगा कि एंड से शुरुआत कैसे करनी है। एंड फर्स्ट, देन बिगिनिंग एंड मिडिल। थॉट्स एंड चैटर। आपने कभी ना कभी मेडिटेट करते हुए देखा होगा कि आप शांत हो जाते हो और एक मोड में आ जाते हो जहां पे आप कॉन्स्टेंटली थॉट्स को उभरते हुए देखते हो।
आपकी अवेयरनेस में एक थॉट आता है, चला जाता है और बाद में रिप्लेस होकर और एक नया थॉट आता है और ऐसे ही चलता रहता है। पर असल में ये थॉट्स नहीं हैं, ये चैटर सिर्फ बातें हैं। ऑथर कहते हैं कि वो खुद 30 साल के थे जब उन्हें पहला एक्चुअल थॉट आया होगा। वो कहते हैं कि उससे पहले वो जो भी सोचते थे वो मंकी माइंड चैटर था, या ये कह सकते हैं कि वो ऐसी बातें थी जो उनके पेरेंट्स और टीचर ने कही थी और वही बातें बार बार वापस आ रही थी। ऑथर जब कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, तब उनका कहने का मतलब है कि इस चैटर को मत सुनो, यानी उन लंबी अनकनेक्टेड इमेजेस की तरफ मत ध्यान दो जो आपके माइंड में आती रहती हैं। वो आपकी थॉट्स नहीं है, वो चैटर है, वो रेजिस्टेंस है। चैटर वो है जो आपके फादर और मदर ने आपके माइंड में भरा है, वो भी अच्छे के लिए, ताकि आप खुद को हर्ट होने से बचा सको। चैटर आपके टीचर की भी वही अच्छी अटेम्प्ट्स हैं जो आपको रूल्स फॉलो करने में ट्रेन करते हैं। चैटर आपके फ्रेंड्स का वो टॉक है जो आपको उनमें से ही एक बने रहने के लिए बोलेगा। चैटर रेजिस्टेंस है। इसका एम ये है कि आपको ये वैसा ही बनाना चाहता है जैसा बाकी सब हैं। ऑथर फिर कहते हैं कि रियल थॉट्स को ढूंढना ही हमारा काम है, जो हम अपनी पूरी जिंदगी करेंगे। रेडी टू रॉक एंड रोल। अब हमारे पास अपना कॉन्सेप्ट आ गया है, थीम आ गई है और हमें अपना स्टार्ट मालूम है, और हम ये भी जानते हैं कि कहाँ हमारी फिनिश लाइन है। तो अब जो हमारा प्रोजेक्ट 3 एक्ट्स में फुल स्कैप के एक सिंगल शीट पर आ गया है, तो हमें आगे का सफर तय करना है। पर उसके लिए हमें 3 मंत्रास याद रखने हैं। 1, हमें प्रिमिटिव रहना होगा। 2, हमें ब्लाइंड फेथ रखना होगा। 3, हमें पूरी पावर के साथ शुरू करना होगा। और हमारा फाइनल मंत्र है कि 4, हमें रेजिस्टेंस के लिए रेडी होना होगा।